नमस्ते बच्चों। हम अपने सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग फेफड़ों लंग्स की संरचना और उनकी अद्भुत क्षमता को विस्तार से समझते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। फेफड़ों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, आकार और स्थिति। फेफड़े वक्ष गुहा चेस्ट कैविटी में दाएं और बाएं तरफ स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। ये नीचे की ओर तंतुपट डायफ्राम पर चिपके रहते हैं। सुरक्षा आवरण प्रोटेक्टिव कवरिंग। फेफड़े अत्यंत कोमल, लचीले और स्पंजी होते हैं। इनके चारों ओर एक पतली सुरक्षात्मक झिल्ली का आवरण होता है, जिसे प्लूरल कैविटी फुफ्फुसीय गुहा कहते हैं। इस गुहा के भीतर एक लसदार तरल भरा होता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। फैक्ट: ये तरल फेफड़ों को सांस लेने के दौरान पसलियों और आसपास के अंगों से होने वाले घर्षण फ्रिक्शन से सुरक्षित रखता है। पिंडों में विभाजन लोबार डिवीजन। दायां फेफड़ा दो अधूरी खांचों द्वारा 3 पिंडों लोब्स में बटा होता है। बायां फेफड़ा में सिर्फ एक अधूरी खांच होती है और वह 2 पिंडों में बटा होता है। फैक्ट: बायां फेफड़ा छोटा इसलिए होता है क्योंकि इस तरफ हृदय हार्ट के लिए जगह बनानी होती है। वायुकोश एल्वियोलाई असली कारखाना। फेफड़ों के अंदर मधुमक्खी के छत्ते की तरह असंख्य वायुकोश एल्वियोलाई होते हैं। फैक्ट: एक वयस्क मनुष्य में लगभग 15 करोड़ तक वायुकोश हो सकते हैं। प्रत्येक श्वसनी ब्रोंकस आगे चलकर कूपिका नलिकाएं एल्वियोलर डक्ट्स बनाती है, जिनके सिरे पर अंगूर के गुच्छे की तरह ये वायुकोश जुड़े होते हैं। फैक्ट: वायुकोश की दीवार अति महीन झिल्ली की बनी होती है और इसकी बाहरी सतह पर रुधिर केशिकाओं ब्लड कैपिलरीज का घना जाल फैला होता है। फैक्ट: यहीं इन पतली दीवारों के आर पार रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश की हवा में विसरित होती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन रक्त में विसरित होकर उसे शुद्ध करती है। फेफड़ों की सामर्थ्य लंग कैपेसिटी। फेफड़ों में हवा को रखने और बाहर निकालने की एक निश्चित क्षमता होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक कार्यात्मक अवशेष वायु फंक्शनल रेजिडुअल एयर। फैक्ट: फेफड़े कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते। इनमें हर समय लगभग 2500 मिली हवा भरी रहती है। 2 प्रवाही वायु टाइडल एयर। फैक्ट: यह वह मात्रा है जो हम सामान्य रूप से हर एक सांस में अंदर भरते और बाहर निकालते हैं। इसकी मात्रा लगभग 500 मिली होती है। 3 प्रश्वसन सामर्थ्य इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फैक्ट: सामान्य सांस लेने के बाद हम जोर लगाकर लगभग 3500 मिली तक अतिरिक्त वायु फेफड़ों में भर सकते हैं। 4 मूल सामर्थ्य टोटल लंग कैपेसिटी। फैक्ट: ये फेफड़ों में अधिकतम कितनी हवा समा सकती है, इसकी कुल मात्रा है, जो लगभग 6000 मिली होती है। प्रश्वसन सामर्थ्य जोड़ कार्यात्मक अवशेष वायु। 5 सजीव सामर्थ्य वाइटल कैपेसिटी। फैक्ट: जोरदार सांस भरकर फिर जोरदार सांस छोड़ने पर हम जितनी अधिकतम हवा बाहर निकाल सकते हैं, वो सजीव सामर्थ्य कहलाती है। ये लगभग 4500 मिली होती है। 6 अवशेष वायु रेजिडुअल एयर। फैक्ट: जोरदार सांस बाहर निकालने के बाद भी फेफड़ों में लगभग 1500 मिली हवा हमेशा बची रह जाती है, ताकि फेफड़े पिचके नहीं। 7 मृत स्थान वायु डेड स्पेस एयर। फैक्ट: प्रवाही वायु 500 मिली में से लगभग 150 मिली हवा श्वासनाल और श्वसनी में ही रह जाती है और गैस विनिमय में भाग नहीं लेती है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके फेफड़े कितने शक्तिशाली हैं। अब क्या आप जानना चाहेंगे कि गैसों का विनिमय गैस एक्सचेंज कैसे होता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण? आज हम श्वसन तंत्र के सबसे रोमांचक भाग फेफड़ों के जादू को समझेंगे। यह वह जगह है जहां हमारा शरीर गैस का आदान प्रदान करता है, बिल्कुल किसी बड़े कस्टम्स चेकपोस्ट की तरह। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों का मुख्य कार्य। बच्चों, हमारे फेफड़े सिर्फ हवा भरने के गुब्बारे नहीं हैं, बल्कि ये एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर भी हैं। हमारी सांस लेने की क्रिया 2 हिस्सों में बटी है। प्रश्वसन इनहेलेशन, ये ताज़ी हवा को अंदर लेने का काम है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। निश्वसन एक्सहेलेशन, ये गंदी हवा को बाहर फेंकने का काम है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। अद्भुत तथ्य: हम हर मिनट हवा से लगभग 280 मिलीलीटर ऑक्सीजन अपने रक्त को देते हैं और बदले में लगभग 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से हवा में निकाल देते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का जादुई चुंबक। ये सारा खेल हमारे रक्त में मौजूद एक खास प्रोटीन की मदद से होता है, हीमोग्लोबिन। ये कहाँ होता है? हमारी लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसीएस में। ये लाल क्यों है? क्योंकि इसमें लौह तत्व आयन मौजूद होता है। इसका खास नाम क्या है? इसे श्वसनरगा भी कहते हैं, क्योंकि यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन को बहुत तेजी से और आसानी से अपने साथ बांध लेता है। अशुद्ध रक्त का आगमन सबसे पहले फेफड़ों में कौन आता है? वह रक्त जो पूरे शरीर का चक्कर लगाकर आया है, वह फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करता है। इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन बहुत कम।
इसीलिए हम इसे अशुद्ध रुधिर कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के प्लाज्मा तरल भाग में घुली रहती है। गैस एक्सचेंज, जादू का क्षण अब शुरू होता है शुद्धिकरण का काम। मिलन, जब यह अशुद्ध रुधिर हमारे प्रश्वसन द्वारा अंदर ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु के संपर्क में आता है फेफड़ों के छोटे वायुकोशों में। अदला बदली, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन तुरंत वायुकोशों से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और अपने साथ बांध लेता है। कचरा बाहर, इसी समय रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर वायुकोशों की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, इसलिए वो रक्त से निकलकर फेफड़ों में भरी हवा में चली जाती है। निःश्वसन, और अंत में ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा निःश्वसन द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। शुद्ध रक्त, चमकदार हो जाओ। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सोख लेता है, पूरे रक्त का रंग अधिक चटकीला लाल हो जाता है। इस चमकदार ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को हम शुद्ध रुधिर कहते हैं, जो अब पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाने के लिए तैयार है। ये प्रक्रिया आपके हर सांस के साथ होती है ना कमाल की मशीन हमारा शरीर। बच्चों, अब हम अपने ब्लड प्यूरिफायर फेफड़ों के काम को एक जांच रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे। हम देखेंगे कि सांस लेने से पहले हवा में क्या था और बाहर निकलने के बाद उसमें क्या बदलाव आया। हमारी सांस का जांच परिणाम द ब्रेथ रिपोर्ट। बच्चों, फेफड़ों द्वारा रक्त को शुद्ध करने की पूरी प्रक्रिया को हम प्रश्वसन अंदर लेना और निःश्वसन बाहर छोड़ना के दौरान हवा में मौजूद गैसों की मात्रा को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जरा इस सारणी पर ध्यान दीजिए, ये बताती है कि हमारे फेफड़ों ने हवा को कैसे बदला। वायु के अवयव, भीतर जाने वाली वायु प्रश्वसन, बाहर निकलने वाली वायु निःश्वसन। नाइट्रोजन 78.22% 78.22% ऑक्सीजन, 20.84% 15.70% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.04% 0.360% जलवाष्प, बहुत कम कुछ अधिक। इस जांच रिपोर्ट का मतलब क्या है? बच्चों, इस सारणी से हमें दो बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। ऑक्सीजन कम क्यों हुई? आप देख रहे हैं कि भीतर जाने वाली हवा में ऑक्सीजन लगभग 21% थी, लेकिन बाहर निकलने वाली हवा में यह घटकर सिर्फ 15.7% रह गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि फेफड़ों ने ऑक्सीजन को खींचकर हमारे रक्त को शुद्ध करने के लिए दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आए? अंदर जाने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.04% थी, जो कि हवा में बहुत कम होती है, लेकिन बाहर निकलने वाली हवा में यह अचानक 3.6% हो गई। ये बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आए? यह वही गंदी गैस है जिसे हमारे रक्त ने पूरे शरीर से इकट्ठा करके फेफड़ों को दे दिया ताकि हम इसे बाहर फेंक सकें। निष्कर्ष यही है बच्चों, हमारे फेफड़ों का काम फायदेमंद चीज ऑक्सीजन को अंदर खींचना और नुकसानदेह चीज कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। प्रश्वसन और उच्छ्वास, दो अलग रास्ते। अब इसी बात को हम दो शब्दों में समझते हैं। क्रिया का नाम क्या होता है? हवा की प्रकृति प्रश्वसन इंस्पिरेशन, शरीर में वायु का प्रवेश, शुद्ध वायु अधिक ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। उच्छ्वास एक्सपिरेशन, वायु को शरीर से बाहर निकालना, अशुद्ध वायु अधिक कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलती है। याद रखें, प्रश्वास का मतलब है अंदर लेना और उच्छ्वास का मतलब है बाहर छोड़ना। इस तरह हमारा श्वसन तंत्र लगातार हमारे जीवन की सफाई का काम करता रहता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि व्यायाम करने पर यह श्वसन क्रिया कैसे और बेहतर हो जाती है? बहुत अच्छे बच्चों, अब हम स्वास्थ्य और होम साइंस के सबसे सीधे संबंध की बात करते हैं। व्यायाम का हमारी सांस लेने की क्रिया पर क्या फायदा होता है और हमें अच्छी श्वसन क्रिया के लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम का श्वसन तंत्र पर असर, सुपरपावर हासिल करना। बच्चों, जब आप व्यायाम एक्सरसाइज करते हो तो ये सिर्फ आपकी मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि आपके फेफड़ों को भी शक्तिशाली बनाता है। ये कैसे होता है, आइए देखते हैं। एक, सांस का गहरा होना। जब आप भागते दौड़ते हैं तो शरीर को अचानक ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी सांस तेज होने के साथ साथ गहरी भी हो जाती है। इस गहरी सांस से फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है और रक्त शुद्धिकरण का काम भी तेजी से और बेहतर तरीके से होता है। 2, रक्त प्रवाह का तीव्र होना। व्यायाम से हमारा दिल तेज धड़कता है। इस तेज धड़कन से रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन की गति बढ़ जाती है। तेज रक्त प्रवाह के कारण शरीर के हर कोने को सही मात्रा में ऊर्जा मिलती है और साथ ही शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी जल्दी से फेफड़ों तक पहुंचकर बाहर निकल जाती है। 3, कोशिकाओं का ज्यादा काम करना। व्यायाम करने से शरीर की छोटी छोटी कोशिकाएं भी ज्यादा काम करने लगती हैं। इस क्रियाशीलता से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया और लवण पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण हमें कसरत के बाद इतना चुस्त और स्वस्थ महसूस होता है। 4, ज्यादा भूख लगना। कसरत के दौरान शरीर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है।
इस ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हमें पर्याप्त भूख लगती है। जब हम उसके बाद सही और संतुलित भोजन लेते हैं तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व और ऊर्जा फिर से मिल जाते हैं। 5. स्फूर्ति और ताजगी। जब फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर और मस्तिष्क तक उचित अनुपात में पहुंचता है। यह अतिरिक्त ऑक्सीजन मस्तिष्क को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, जिससे हमें मानसिक रूप से भी ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। उत्तम श्वसन के लिए जरूरी नियम। श्वसन क्रिया को सबसे फायदेमंद बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा शुद्ध हवा में श्वास लें। हमें हमेशा ऐसे वातावरण में सांस लेनी चाहिए जहां ऑक्सीजन अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, जैसे गांव, पार्क या उद्यान। गहरी श्वास लें। दिन में कई बार गहरी श्वास, डीप ब्रेथ, लेने का अभ्यास करें। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और हम ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। सदैव नाक से श्वास लें। सांस लेने का सबसे सही तरीका नाक है। नाक हवा को छानकर, गर्म करके और नम करके फेफड़ों तक भेजती है, जिससे धूल और रोगाणु अंदर नहीं जा पाते। धूल गर्द में हल्की श्वास। यदि आप धूल भरे वातावरण में हैं तो सांस हल्की लें ताकि अशुद्ध तत्वों का प्रवेश कम हो। शरीर की उचित मुद्रा। बैठने या चलने के दौरान अपनी पीठ सीधी रखें। सही मुद्रा फेफड़ों को पूरी तरह से फैलने के लिए पर्याप्त जगह देती है और श्वसन क्रिया को बेहतर बनाती है। चेक पॉइंट। याद रखने योग्य बातें। एडम्स एप्पल पुरुषों के कंठ में उभरा हुआ भाग होता है। श्वासनली सी आकार के अधूरे छल्लों से बनी होती है। जन्म से पहले फेफड़ों का रंग लाल होता है। फेफड़े डायाफ्राम के उभरे हिस्से पर चिपके होते हैं। बच्चों, अब हमने श्वसन तंत्र के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर कर लिया है। क्या आप अब इस पूरे टॉपिक का सारांश, समरी चाहते हैं?